नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 12th की हिंदी। क्लास 12th की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं हमारी वेदांत पाठ्य पुस्तिका भाग 2 का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है सिल्वर वेडिंग। और ये पाठ लिखा गया है मनोहर श्याम जोशी जी द्वारा। और इस पाठ में अभी तक हम देख रहे हैं कि किस तरह से इस पाठ के जो मुख्य पात्र हैं इस कहानी के, वाई डी पंत, यशोधर पंत जी, जो कि एक सेक्शन ऑफिसर हैं और एक तरह से अब अपने रिटायरमेंट के करीब हैं। और किस तरह से, क्योंकि ये 90s की बात है और उस टाइम पे जब हमारा थोड़ा सा जो एक तरह से टाइम है वो जल्दी जल्दी चेंज हो रहा था, समय बहुत जल्दी जल्दी बदल रहा था। तो उस टाइम पे किस तरह से जो उनके बच्चे हैं और उनके में एक जो पीढ़ी में जो अंतर आता है, एक विचारों में जो अंतर आता है, एक जनरेशन गैप जिसको हम कहते हैं, वो किस तरह से विचारों में अंतर आया और किस तरह से उनके परिवार में उनकी पत्नी, उनके बच्चों के साथ उनके मतभेद जो है बढ़ते चले गए, वो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो ये पूरा चैप्टर, यानी कि मनोहर श्याम जोशी जी द्वारा लिखा गया ये सिल्वर वेडिंग चैप्टर, ये पूरे एक दिन की कहानी है। और इसमें यशोधर बाबू जी जो हैं, वाई डी पंत जी जो हैं, वो सोच रहे हैं कि किस तरह से उनका अब तक का जीवन जो है व्यतीत हुआ है और वो कितना ज्यादा फॉलो करते हैं अपने किसनदा को। यानी कि जब मैट्रिक पास करने के बाद वो शहर आए थे और किसनदा के पास वो रहे थे और उन्होंने तब से उनके जीवन पर किसनदा के विचारों का, उनके रहन सहन का, उनकी बातचीत का बहुत ज्यादा असर पड़ा। और जब एक तरह से अब वो अपने रिटायरमेंट के करीब हैं, यानी कि बुढ़ापे 60 के करीब हैं, तो उस टाइम पे अब उन्हें किसनदा को बहुत ज्यादा वो फॉलो करने लगे हैं। और इससे उनकी पत्नी कहती है कि आप काफी ज्यादा चेंज हो गए हैं। और यानी कि अब उनके बच्चे जो है मॉडर्न हो गए हैं, उनकी पत्नी भी अब एक तरह से अपने बच्चों और अपनी बेटी के कारण आधुनिक विचार रखने लगी है। तो इस पर ये सारी चीजें उनको खटकती हैं, हाउसम इम्प्रॉपर मालूम पड़ती हैं और इसी कारण होते हैं मतभेद। और जिस कारण जो यशोधर बाबू हैं वो 5:30 बजे की छुट्टी के बाद रात के 8 बजे ऑफिस से घर पहुंचना पसंद करते हैं, ताकि ज्यादा समय घर से बाहर बिताएं और सत्संग में बिताएं और घर पर ये जो एक तरह से माहौल है वो भी अच्छा बना रहे। तो इस तरह से आज जब यशोधर बाबू की सिल्वर वेडिंग एनिवर्सरी है, यानी कि 25th एनिवर्सरी है, तो उस टाइम पे यशोधर बाबू अपने घर को निकले हैं। और सबसे पहले, जैसे कि मैंने काफी बार आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया है, कि वो बिरला मंदिर जाते हैं, वहां पर वो सत्संग सुनते हैं, फिर वो पहाड़गंज जाते हैं, फिर वो सब्जी खरीदते हैं, फिर वहां से जिनसे मिलना होता है उनके साथ मिलते हैं, जरूरी काम निपटाते हैं, उसके बाद वो 8 बजे घर पहुंचते हैं। तो आज उनका सत्संग में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है और अलग अलग जगह उनके जो विचार हैं वो जा रहे हैं, क्योंकि आज जब उनकी सिल्वर वेडिंग एनिवर्सरी की बात ऑफिस में हुई है, तब से वो अपने पुरानी यादों में खो गए हैं, पुरानी चीजों को याद कर रहे हैं। और किस तरह से आज वो घर पहुंचते हैं, क्या कुछ सरप्राइज उन्हें मिलता है, वो हम पढ़ेंगे। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, साथ ही समझने का प्रयास भी करेंगे। तो देखिए, प्रवचन सुनने में आज यशोधर बाबू जी का मन बिल्कुल भी नहीं है और प्रवचन जैसे तैसे समाप्त होते हैं और इस बीच भी उन्हें काफी सारी जो चीजें हैं वो याद आती हैं। और इस तरह से अब वो सब्जी मंडी की तरफ निकल गए हैं। यशोधर बाबू को अच्छा लगता अगर उनके बेटे, बड़े बेटे होने पर अपनी तरफ से यह प्रस्ताव करते कि दूध लाना। देखिए, प्रवचन सुनने के बाद जो यशोधर बाबू जी हैं वो अब सब्जी मंडी की तरफ निकल गए हैं। तो उन्हें बिल्कुल अच्छा लगता यशोधर बाबू को उनके विचारों के अनुसार कि उनका जो बड़ा बेटा होने के कारण अपनी तरफ से यह प्रस्ताव करता कि दूध लाना, राशन लाना, CGHS डिस्पेंसरी से दवा लाना और सदर बाजार जाकर दालें लाना, पहाड़गंज से सब्जी लाना, कोयला डिपो से कोयला लाना, ये सब काम आप छोड़ दें, हम कर दिया करेंगे। उन्हें लगता था कि अगर उनके बच्चे इस तरह की चीजें कह दें कि अब आप राशन लाना
और सीजीएचएस डिस्पेंसरी से दवाई लाना, दूध लाना, सदर बाजार जाकर दालें लाना, पहाड़गंज जाकर सब्जी लाना, डिपो से कोयला लाना, ये सब काम छोड़ दीजिए, हम कर लेंगे। तो वो कहते हैं कि उन्हें मुझे बहुत अच्छा लगता। एक आध बार बेटों से खुद उन्होंने ही कह दिया था कि वे एक दूसरे के कहने लगे कि तू कर, तू किया कर, तू क्यों नहीं करता। तो एक दो बार जब ये बातें यशोधर बाबू ने खुद ही अपने बेटों से कह दी कि अब मेरी उम्र नहीं है ये सब करने की, अब तुम ये सारे काम खुद किया करो, तो बच्चे आपस में एक दूसरे से कहने लगते कि तू किया कर, तू क्यों नहीं करता, तू किया कर। और इससे इतना कोहराम मच जाता कि लड़कों ने एक दूसरे को ज्यादा बुरा भला कहा कि यशोधर बाबू ने इस विषय को उठाना ही बंद कर दिया। यानी कि इतना ज्यादा उनकी बच्चों की आपस में लड़ाई होने लगी कि तू लेके आया कर, तू किया कर, तू भी कर सकता है, तू जाया कर। तो इस तरह से उनकी जो है, उन्होंने इतना ज्यादा आपस में उनकी लड़ाई हो गई कि यशोधर बाबू ने अब इस विषय को उठाना ही छोड़ दिया। जब से उनका बड़ा बेटा विज्ञापन कंपनी में बड़ी नौकरी पर गया है, तब से बच्चों का इस प्रसंग पर एक ही वक्तव्य है, बब्बा हमारी समझ नहीं आता कि इन कामों के लिए आप एक नौकर क्यों नहीं रख लेते, ईजा को भी आराम हो जाएगा। यानी कि वो कहते हैं कि बब्बा आप इतने इन सब कामों के लिए, सब्जी लाने के लिए, दूध लाने के लिए, दालें लाने के लिए, या कोयला लाने के लिए, या डिस्पेंसरी से दवा लाने के लिए आप कोई नौकर क्यों नहीं रखते, ईजा को भी आराम हो जाएगा। देखिए जो हमारी पहाड़ी भाषा है, मैंने आपको बताया कि ये जो चैप्टर है, ये जो लेखक हैं और जो वाई डी पंत जिनके विषय में ये कहानी बताई गई है पूरी, ये सारी चीजें जो है, ये सारी चीजें हमारे कुमाऊं से, जो हमारा पहाड़ है कुमाऊं है, वहां से ये सारी चीजें हैं। और इसी के कारण यहाँ पे ये जो पहाड़ी जो भाषा है, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारी अलग अलग पहाड़ी भाषा जो है, इसका प्रयोग यहाँ पर किया गया है। तो ईजा जो है कुमाऊनी पहाड़ी भाषा में माँ को बोला जाता है, तो वो कहते हैं कि ईजा को भी आराम हो जाएगा। कमाऊ बेटे ने नमक छिड़कते हुए यह भी कहता है कि नौकर की तनख्वाह मैं दे दूंगा। तो वो कहता है, जो कमाऊ बेटा जो 1500 रुपए सैलरी पाता है, वो कहता है कि आप ये सब काम जो है के लिए नौकर रख लीजिए, और जो नौकर की तनख्वाह है वो मैं दे दिया करूंगा। ठीक है। तो यशोधर बाबू जी को ये थोड़ा सा समहाउ इम्प्रॉपर लगता था, यानी कि ये सब चीजें अच्छी नहीं लगती थी कि उनका बेटा वेतन उनके हाथ में नहीं रखे। यह सही है कि वेतन स्वयं बेटे के अपने हाथ में नहीं आता, अकाउंट द्वारा बैंक में ट्रांसफर किया जाता है। देखिए वो कहते हैं कि उनका बेटा अपना वेतन जो है उनके हाथ में नहीं रखे, ये उनको कभी नहीं लगता था। लेकिन वेतन स्वयं बेटे के हाथ में नहीं आता था, वेतन तो जो बेटा था उसके अकाउंट के द्वारा ट्रांसफर होता था, ट्रांसफर के द्वारा उसके बैंक में आता था। लेकिन क्या बेटा बाप के साथ ज्वाइंट अकाउंट नहीं खोल सकता था? झूठे मुंह से ही सही, एक बार ऐसा कहता तो इस पर बेटे का अपने वेतन को अपना समझते हुए बार बार कहना कि यह काम मैं अपने पैसे से कर रहा हूँ, आपके से नहीं जो आप नुक्तानीची करें। इस क्रम में बेटे ने पिता का यह क्वार्टर तक अपना लिया है और अपना वेतन अपने ढंग से इस घर पर वह खर्च कर रहा है। कभी कारपेट बिछवा रहा है, कभी पर्दे लगवा रहा है, कभी सोफा आ रहा है, कभी डनल जो डनल पवाला, डबल बेड और सिंगार मेज यानी कि ड्रेसिंग मिरर, कभी टीवी, कभी फ्रिज, क्या हुआ यह। और ऐसे भी नहीं कहता कि लीजिए पिताजी कि मैं आपके लिए टीवी लाया हूं, यही कहता है कि मेरा टीवी है समझे, इसे कोई ना छुआ करे। क्वार्टर ही उसी का हो गया, यह अच्छी रही। अब इनका एक नौकर भी रखो इस घर में, अब इन सब चीजों के लिए एक नौकर ही रखो इनके घर में, इनका नौकर होगा तो इनके लिए ही होगा, हमारे लिए तो क्या होगा, ऐसा समझते हैं यशोधर बाबू, समझाते हैं यशोधर बाबू अपनी घरवाली को।
तो देखिए यही चीजें होती हैं जनरेशन गैप में कि पिताजी को लगता है कि बच्चों को ऐसा करना चाहिए और बच्चों को लगता है कि पिताजी को ऐसा करना चाहिए। तो काफी ज्यादा, और इस चीज के लिए सबसे मेन बात है कि आप आपस में बैठकर बात करें, अपने बच्चों से बात करें, अपने पिताजी से बात करें, उनके साथ समय व्यतीत करें, उसके उनके साथ टाइम स्पेंड करें। और यही सब चीजें इस चीज को भरती हैं, इस गैप को भरती हैं। तो इस तरह से जब इस तरह की बातें घर में हो रही हैं तो उसके बाद ये जनरेशन गैप जो है और ज्यादा बढ़ जाता है, विचारों में और ज्यादा अंतर आ जाता है, मतभेद बढ़ जाते हैं। तो वो कहते हैं काम सब अपने हाथ से ही ठीक होते हैं, नौकरों को सौंपा कारोबार चौपट हुआ। कहते हैं यशोधर बाबू पत्नी सुनती है मगर नहीं सुनती, पर सुनकर अब चिढ़ती भी नहीं। यानी कि वो ये सारी बातें अपनी पत्नी को कहते हैं और उनकी पत्नी जो है मतलब अपनी पत्नी को कहते हैं, उनकी पत्नी सुनती है पर सुना का अनसुना कर देती है। पर कभी अगर सुनती भी है ध्यान से तो अब वो चिढ़ती भी नहीं है, क्योंकि उनको अब ये सारी चीजें समझ में आ चुकी हैं कि क्या हो रहा है पिता और बच्चों के बीच, किस तरह से एक जनरेशन गैप जो है आ चुका है। सब्जी का झोला लेकर यशोधर बाबू खुदी हुई सड़कों और टूटे हुए क्वार्टरों के मलबे से पटे हुए लानों के पार करके स्क्वायर के उस कोने में पहुंचे जिसमें 3 क्वार्टर अब भी साबुत खड़े हुए हैं। यानी कि अभी बाकी के तो जो मकान है वो तुड़वा दिए गए हैं, बाकी अभी 3 क्वार्टर अभी भी साबुत खड़े हैं। और इन उन 3 में से कुल एक को अब तक सिलसिला आबाद किए हुए है। बाहर बदरंग तख्ती में उनका नाम लिखा हुआ है वाई.डी. पंत। और उन तीनों में से एक में ही केवल यशोधर बाबू का जो परिवार है वो रहता है। इस क्वार्टर के पास पहुंचकर वाई.डी. पंत को पहले धोखा हुआ कि किसी गलत जगह पर आ गए, लेकिन आज आज जब वो अपने क्वार्टर के पास पहुंचे सब्जी लेने के बाद, तो पहले उन्हें लगा कि उन्हें धोखा हो गया है, कि वो किसी गलत जगह पर आ गए हैं। क्वार्टर के बाहर क्योंकि एक कार खड़ी थी, कुछ स्कूटर खड़े थे, कुछ मोटरसाइकिल खड़े थे और बहुत से लोग विदा भी ले रहे थे, यानी कि बहुत से लोग जो है जा रहे थे। बाहर बरामदे में रंगीन कागज की झालरें, गुब्बारे लटके हुए थे और रंग बिरंगी रोशनियां जो है जली हुई थी। फिर उन्हें अपना बड़ा बेटा भूषण पहचान में आया। फिर उन्हें अचानक से उनका बड़ा बेटा जो है भूषण पहचान में आया, जो कि बैठा हुआ था और जो कि कार में बैठे हुए कोई साहब उससे हाथ मिला रहा था और कह रहा था गिव माई वार्म रिगार्ड्स टू योर फादर। वो कह रहा था कि गिव माई वार्म रिगार्ड्स टू योर फादर। यशोधर बाबू एकदम से ठिठक गए, यानी कि बिल्कुल से रुक गए, क्योंकि उन्होंने अपने से पूछा क्यों आज मेरे क्वार्टर पर या क्या हो रहा है। यानी कि उन्होंने अपने आप में अपने मन में ये सोचा कि आज उनके क्वार्टर पे ये हो क्या रहा है। उसके जवाब भी उन्होंने अपने को ही दिया, यानी कि जो प्रश्न उन्होंने अपने मन में पूछा उसका जवाब भी स्वयं उन्होंने अपने आप को दिया कि जो करते होंगे ये लौंडे मोंडे, इनकी माया ये ही जाने। देखिए जो ये यहाँ पर जैसे हम लड़के कहते हैं ना, तो पहाड़ी भाषा में लौंडे मोंडे कहते हैं। तो जो करते होंगे ये इनकी माया यही जाने। अब यशोधर बाबू जी का ध्यान जो है इस ओर गया कि उनकी पत्नी और उनकी बेटी भी कुछ मेम साहबों को विदा करते हुए बरामदे में खड़ी हैं। अब उनका ध्यान गया उनकी पत्नी और उनकी बेटी पर, जो कुछ मेम साहबों को विदा करते हुए बरामदे में खड़ी थी। लड़की जीन और बगैर बाह वाला टॉप पहने है, उनकी बेटी ने जीन्स पहना हुआ है और बिना बाह वाला टॉप पहना हुआ है। यशोधर बाबू से कई मर्तबा कह चुके हैं कि तुम्हारी ये पतलून और सैंडो बनाने वाली ड्रेस मुझे समहाउ इम्प्रॉपर लगती है। तो उनकी जो बेटी है जिसने बिना बाजू वाला टॉप पहना हुआ है और जीन्स पहनी हुई है, वो कई बार अपनी बेटी से कह चुके हैं कि तुम्हारी ये पतलून यानी कि तुम्हारा ये जो पैंट है और साथ ही ये सैंडो बनने वाली यानी कि सैंडो यानी कि जो बनियान की तरह यूज होती है, ये ड्रेस मुझे समहाउ इम्प्रॉपर लगती है। लेकिन वह भी जिद्दी ऐसी है कि इसे ही पहनती है
और पत्नी भी उसकी तरफदारी करती है, कहती है कि सिर पर पल्लू वल्लू मैंने कर लिया तुम्हारे कहने पर, समझे, मेरी बेटी तो वही करेगी जो दुनिया कर रही है। और पुत्री का पक्ष लेने वाली इस पत्नी के इस समय ओठों पर लाली है, बालों में खिजाब है, और जबकि ये दोनों ही चीजें आप कुछ भी कहिए यशोधर बाबूजी को समहाउ इम्प्रॉपर लगती है। ठीक है, यहाँ पर उनको ये चीजें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। आधुनिक किस्म के अजनबी लोगों की भीड़ देखकर, यानी कि जो ऐसा लग रहा था सारे लोग जितने आए हैं वो सब यहाँ के मॉडर्न लोग हैं, ठीक है, तो ये आधुनिक किस्म के लोगों को देखकर और लोगों की भीड़ को देखकर यशोधर बाबू अंधेरे में दुबके रहे, और जहां पर अंधेरा था ऐसी जगह पर वो दुबके रहे। और उनके बच्चों को इसीलिए शिकायत थी कि अब्बा तो एलडीसी टाइप के से ही मिक्स करते हैं, यानी कि उनके बच्चों को इसीलिए शिकायत है कि अब्बा तो एलडीसी टाइपों से ही मिक्स करते हैं। आज जब कार वाले लोग चले गए, यशोधर बाबू ने अपने क्वार्टर में कदम रखने का साहस जुटाया। जब जो कार वाले लोग थे, बड़े बड़े लोग, जब वो चले गए तो उन्होंने अपने क्वार्टर में जाने का साहस जुटाया, क्योंकि अभी तक वो छिपे हुए थे अंधेरे में। भीतर अब भी पार्टी चल रही थी। उनके पुत्र पुत्रियों के कई मित्र और उनके रिश्तेदार कुछ जो है वो जमे हुए थे। उनके बड़े बेटे ने झिकड़ी सी सुनाई, उनके बड़े बेटे ने जोर से मतलब झिकड़ी सी सुनाई, बब्बा आप भी हद करते हैं, सिल्वर वेडिंग के दिन 8:30 बजे घर पहुंचे हैं, अभी तक मेरे बॉस आपकी राह देख रहे थे। हम लोगों के यहाँ सिल्वर वेडिंग कब से होने लगी? यशोधर बाबू कहते हैं कि हम लोगों के यहाँ सिल्वर वेडिंग कब से होने लगी? यशोधर बाबूजी ने एक शर्मीली हंसी हंस दी और उन्होंने कहा, तो उनके बेटे ने कहा, जब से तुम्हारा बेटा 1,500 माहवार कमाने लगा है तब से। और यह टिप्पणी थी चंद्रदत्त तिवारी की, जो इसी साल SAS पास हुआ है और दूर के रिश्ते से यशोधर बाबू का भांजा लगता है। ठीक है, तो चंद्रदत्त ने ये बात एक टिप्पणी के साथ की। तो उस टाइम पे यशोधर बाबूजी को अपने बेटे से तमाम तरह की शिकायत थी, लेकिन कुल मिलाकर उन्हें यह अच्छा लगता है कि लोग बाग उन्हें ईर्ष्या का पात्र समझते हैं। पहले ही उन्हें भूषण का गैर सरकारी नौकरी करना समझ न आता, और तथापि वह यह बखूबी समझते थे कि इतनी, देखिए इस तरह की पार्टी जो है चल रही थी, और यशोधर बाबूजी देखिए आप देख सकते हैं वो यहाँ पर आ रहे थे। ये है उनकी पत्नी, यशोधर बाबूजी की पत्नी है, और साथ ही ये है उनकी बेटी, और ये है उनका बड़ा बेटा भूषण। और इस तरह से पार्टी जो है यहाँ पर चल रही है, कुछ रिश्तेदार जो है आए हुए हैं और सारी चीजें चल रही हैं। तो वो कहते हैं इस तरह से भूषण का इतनी छोटी उम्र में 1,500 माहवार प्लस कन्वेंस अलाउंस एंड तुम्हारा अदर पॉक्स पा जाना कोई मामूली बात नहीं है। इसी तरह भले ही यशोधर बाबू ने बेटों की खरीदी हुई नई चीज के संदर्भ में यही टिप्पणी की हो कि क्या हुई, समहाउ मेरी तो समझ नहीं आता इसकी क्या जरूरत थी, तथापि उन्हें कहीं इस बात से थोड़ी सी खुशी भी होती है। यानी कि अगर उनका बेटा जो है कुछ करता है, नई चीजें जोड़ता है, पहले तो वो गुस्सा हो जाते हैं, यानी कि मन में वो दिखाते हैं, वो कहते हैं कि समहाउ इम्प्रॉपर, यानी कि ये उन्हें बहुत ज्यादा ठीक नहीं लगती चीजें, लेकिन मन ही मन उन्हें वो खुशी भी देती है कि नई चीज के आ जाने से नए दौर के निश्चय ही गलत मानकों के अनुसार बड़ा आदमी मान लिया जाता है। मिसाल के लिए, यानी कि जब मिसाल के लिए जब जो उनके बेटे ने, एग्जाम्पल के लिए जब उनके बेटों ने गैस का चूल्हा जुटाया, तब यशोधर बाबू ने उसका विरोध किया, और आज भी वह यही करते हैं कि इस पर बनी हुई रोटी मुझे समहाउ रोटी जैसी नहीं लगती। वो कहते हैं गैस पर बनी हुई रोटी मुझे रोटी की जैसी नहीं लगती, और तथापि वह जानते हैं
कि गैस न होने पर वह इस नगर के चपरासी की श्रेणी में मान लिए जाते हैं। और इस तरह फ्रिज के संदर्भ में आज भी यशोधर बाबूजी यही कहते हैं कि मेरी तो समझ में आज तक ये नहीं आया कि इसका फायदा क्या है। देखिए उस टाइम की बात बता रहे हैं, वो कहते हैं बासी खाना खाने की आदत तो ठहरी नहीं, ठीक है। और यह ठहरा इसी काम का कि सुबह का बना रख दिया और शाम को खाया, और इसमें रखा हुआ पानी भी मेरे मन तो आता नहीं, गला पकड़ लेता है। कहते हैं मगर इस बात से संतुष्ट भी होते हैं कि घर आए असाधारण हैसियत वाले मेहमान इस फ्रिज का पानी पीकर अपने आप को धन्य भी महसूस करते हैं। तो देखिए यहाँ पर उनके मन में जो दोनों चीजें हैं, तो यही तनाव का कारण होता है और यही मतभेद का कारण होता है, ये जो एक विचारों में अंतर आ जाता है। लेकिन आप देख सकते हैं कि यशोधर बाबूजी जहां जहां पर अपने बेटे की गलतियां निकाल रहे हैं, वहां वहां पर उन्हें समाज के बारे में सोचते हुए ये सारी चीजें सही भी लग रही हैं। तो इस तरह से अपनी सिल्वर वेडिंग की यह भव्य पार्टी भी यशोधर बाबू को समहाउ इम्प्रॉपर ही लगी, यानी कि ज्यादा सही नहीं लगी। तथापि उन्हें इस बात का संतोष भी हुआ कि जिस अनाथ यशोधर ने कभी जन्मदिन पर जिसके कभी लड्डू तक नहीं आए, जिसने अपना विवाह भी कॉर्पोरेटिव से 2-4 हजार का कर्जा निकालकर बिना किसी धूमधाम से किया, उसके विवाह की 25वीं वर्षगांठ पर केक, 4 तरह की मिठाइयाँ, 4 तरह की नमकीन, फल, कोल्ड ड्रिंक, चाय, सब कुछ मौजूद है। यानी कि एक तरह से उन्हें अपने हिसाब से वो पार्टी बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, यानी कि समहाउ इम्प्रॉपर लगी, लेकिन मन ही मन में उन्हें बहुत ज्यादा संतोष भी हुआ कि आज अपने बच्चों के कारण, अपने बेटों के कारण, कि जिस अनाथ यशोधर, यानी कि जब उनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद वो अपनी बुआ के पास, जो उनकी विधवा बुआ थी, उनके पास जाकर रहने लगे। और एक टाइम के बाद जब वो मैट्रिक पास करने के बाद दिल्ली आए तो उनकी बुआ की भी मृत्यु हो चुकी थी, और फिर वो कहते हैं कि एक तरह से अनाथ वो हो चुके थे। तो जिस अनाथ यशोधर के जन्मदिन पर कभी एक भी लड्डू तक नहीं आए, और जिसने अपना विवाह भी कॉर्पोरेटिव बैंक से 2-4 हजार का कर्जा निकालकर बिना किसी धूमधाम के किया, उसकी आज 25वीं वर्षगांठ पर केक आया हुआ है, 4 तरह की मिठाइयां आई हुई है, 4 तरह की नमकीन आई हुई है, फल आए हुए हैं, कोल्ड ड्रिंक्स आई हुई है, चाय आई हुई है, सब कुछ है। गिरीश बोला, मुझे आज सुबह बैठे बैठे याद आया कि आपकी शादी 6 फरवरी सन 47 को हुई थी, और इस हिसाब से आज 25 साल पूरे हो गए हैं। मैंने आपके दफ्तर में फोन किया, लेकिन आपका फोन शायद खराब था। तब मैंने भूषण को फोन किया। भूषण ने कहा शाम को आ जाइएगा, पार्टी करते हैं। मैं अपने बॉस को भी बुला लूंगा इसी बहाने। गिरीश यशोधर बाबूजी के पत्नी के चचेरे भाई हैं, यानी कि एक तरह से भूषण के मामा हैं। बड़ी कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर हैं, और इसकी सहायता से ही यशोधर बाबू के बेटे को अपना यह संपन्न साला समहाउ भयंकर ओछाट, यानी कि ओछेपन का धनी मालूम होता है। अब देखिए यशोधर बाबूजी को जो इस तरह के लोग होते हैं, वो कहते हैं इसकी सहायता से ही, यानी कि इसी कारण यशोधर बाबू के जो बेटे हैं, बेटे को अपना यह संपन्न साला को समहाउ भयंकर ओछाट, यानी कि ओछेपन का धनी मालूम होता है। उन्हें लगता है कि इसी ने भूषण को बिगाड़ा है, और कभी कहते हैं ऐसा तो पत्नी बरस पड़ती है, यानी कि कभी वो अपनी पत्नी के लिए अगर ऐसा कहते हैं कि उसी ने भूषण को बिगाड़ा है, तो उनकी पत्नी बरस पड़ती है। जिंदगी बना दी तुम्हारे 2nd क्लास बीए बेटे की, कहते हो बिगाड़ दिया, यानी कि जब उन्होंने उनके बेटे को भी नौकरी लगा दी, तो वो कहते जिंदगी बना दी है तुम्हारे 2nd क्लास से बीए पास किए गए लड़के की, और तुम कहते हो कि जिंदगी बिगाड़ दी। भूषण ने अपने मित्रों, सहयोगियों का यशोधर बाबू से परिचय कराना शुरू किया। उन्होंने उनकी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे का थैंक यू में जवाब देते हुए जिन लोगों का नाम पहले बता दिया गया हो, उनकी ओर वाई डी पंत होम मिनिस्ट्री भूषण फादर कहकर
स्वयं हाथ बढ़ाते हुए यशोधर बाबू ने हर चंद यह जताने की कोशिश की कि भले ही संस्कार कुमाऊनी हो, यानी कि संस्कार से वो कुमाऊनी हो, तथापि वो विलायती रीति रिवाज भी भली भांति जानते हैं। तो देखिए, जिस तरह से भूषण अपने फ्रेंड्स से, अपने मित्रों से यशोधर बाबू का परिचय कर रहा था और सभी उन्हें मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे कह रहे थे, तो उसका वो थैंक यू कहकर, क्योंकि जिन लोगों के बारे में उनके पिताजी को पहले से पता था, जिन लोगों को वो पहले से जानते थे, तो वो उनकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए वाईडी पंथ होम मिनिस्ट्री भूषण फादर कहकर वो उनको अपना परिचय दे रहे थे और ये जताने की कोशिश कर रहे थे कि भले ही संस्कार से वो पहाड़ी हैं, संस्कार से वो कुमाऊनी हैं, लेकिन तथापि वह विलायती रीति रिवाज भी भली भांति निभाते हैं, उससे वो भली भांति परिचित हैं। क्योंकि यहाँ पर भी किसंदा की सीख ही उन्हें मालूम पड़ती है, क्योंकि किसंदा कहा करते थे कि आना सब कुछ चाहिए, आना सब कुछ चाहिए, सीखना तो हर एक की बात ठहरी, लेकिन अपनी छोड़नी नहीं हुई। टाई सूट पहनना आना चाहिए, लेकिन धोती कुर्ता अपनी पोशाक है, ये भूलना नहीं चाहिए। तो ये बहुत अच्छी सीख उनको जो किसंदा के द्वारा दी गई थी कि आना सब कुछ चाहिए। देखिए, हमें एक तरह से ऐसा नहीं है कि हम अगर पहाड़ी हैं या हमें अपनी रीति रिवाज पसंद है, हमें अपनी संस्कृति अगर पता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें अंग्रेजी भाषा नहीं सीखनी चाहिए या किसी अच्छी जगह पर उठना बैठना नहीं आना चाहिए, लोगों से बातचीत करनी नहीं आनी चाहिए, सब चीजें आनी चाहिए। जैसे उन्होंने यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात कही कि किशनदा कहा करते थे कि आना सब कुछ चाहिए, सीखना तो हर एक की बात ठहरी, लेकिन अपनी नहीं छोड़नी है। यानी कि जो अपनी संस्कृति है, अपनी सभ्यता है, अपने रीति रिवाज हैं, वो नहीं छोड़ने हैं। वो कहते हैं हाँ, टाई सूट भी पहनना आना चाहिए, यानी कि जब आप बड़े लोगों में जाते हैं तो टाई सूट भी आपको पहनना चाहिए, लेकिन ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि आपकी असली पोशाक जो है वो धोती और कुर्ता है। अब बच्चों ने एक और विलायती परंपरा के लिए आग्रह किया। अब इसी बीच जो उनके बच्चे हैं, उन्होंने एक और विलायती परंपरा के लिए आग्रह किया। यशोधर बाबू अपनी पत्नी के साथ केक काटे। उन्होंने ये कहा कि आप पिताजी, आपको मम्मी के साथ केक काटना होगा, ईजा के साथ केक काटना होगा। घरवाली पहले तो थोड़ा सा शर्माई, लेकिन जब उनकी बेटी ने हाथ खींचा तो उसे केक के पीछे जाकर खड़े होने में कोई भी हिचक नहीं हुई और वहीं से उन्होंने अपने पति को भी पुकारा। और यशोधर बाबू को केक काटना एक बचकानी हरकत मालूम हुई। बेटी उन्हें लगभग खींच कर ले गई। यशोधर बाबू ने कहा, somehow I don't like all this, लेकिन anyway उन्होंने केक काट ही लिया और गिरीश ने उनकी यह अनमनी किंतु संतुष्ट छवि कैमरे में कैद भी कर ली। अब पति पत्नी से कहा गया कि वे केक से एक दूसरे का मुंह मीठा करें। पत्नी ने खा लिया, लेकिन यशोधर बाबूजी यहाँ पर फिर इनकार कर गए, क्योंकि उनका कहना था कि मैं केक नहीं खाता, इसमें अंडा होता है। और उन्हें याद दिलाया गया कि कुछ वर्ष पहले तक आप मांसाहारी थे, एक टुकड़ा खा लेने में क्या हो जाएगा। लेकिन वो बिल्कुल नहीं माने और तब उनसे अनुरोध किया गया कि एक लड्डू ही खा लें। भूषण के एक मित्र ने लड्डू उठाकर उनके मुंह में ठूसने का यत्न किया, लेकिन यशोधर बाबू ने इसके लिए भी वो राजी नहीं हुए, क्योंकि उनका कहना था कि अब तक संध्या नहीं की है। संध्या यानी कि शाम की वंदना, संध्या वंदना, ठीक है। तो जो पहाड़ी जो लोग होते हैं, उनकी एक अपनी रीति रिवाज होती है, अपनी परंपरा होती है। और जो यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं, एक तरह से वो सभी जनेऊ धारण करते हैं, ठीक है। जनेऊ धारण करते हैं और साथ ही वो सुबह भी संध्या वंदना करते हैं, शाम को भी संध्या वंदना करते हैं। तो यशोधर बाबूजी ठहरे पक्के कुमाऊनी, पक्के पहाड़ी, तो उन्होंने कहा कि अब उन्हें संध्या वंदना करनी है, यानी कि शाम की जब वो संध्या करेंगे तो उसके बाद तभी वह कुछ खाएंगे, कुछ पिएंगे। और इस पर उनका बेटा भूषण झुंझला कर कहा, अब तो अब्बा पहले जाकर संध्या कीजिए,
आपकी वजह से लोग कब तक रुके रहेंगे? तो उन्होंने कहा कि आप जाकर संध्या कीजिए, यहाँ पर ज़्यादा देर तक लोग रुके नहीं रहेंगे आपकी वजह से। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं आप सब लोग खाइए। यशोधर बाबू ने बच्चों के दोस्तों से कहा प्लीज गो अहेड, नो फॉर्मेलिटीज। यशोधर बाबू ने आज पूजा में कुछ ज्यादा ही देर लगाई, इतनी देर कि ज्यादातर मेहमान उठकर चले जाएं, क्योंकि उनको इस तरह की गैदरिंग और इस तरह की चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। तो उन्होंने बहुत टाइम लगाया आज पूजा करने में ताकि जो लोग थे वो चले जाएं। उनकी पत्नी और बच्चे भी बारी-बारी से आकर झांक रहे थे और कह रहे थे जल्दी कीजिए मेहमान जा रहे हैं। शाम की 15 मिनट की पूजा को आज लगभग 25 मिनट तक खींच लेने के बाद जब यशोधर बाबू जी मेहमानों की आवाजें आती सुनाई दी, तब यशोधर बाबू ने पद्मासन साध कर ध्यान लगाने बैठ गए। और आज देखिए उन्होंने पहले तो 15 मिनट की पूजा को 25 मिनट खींचा और उसके बाद वो ध्यान लगाने बैठ गए। वो चाहते थे कि एक नीला प्रकाश बिंदु दिखाई दे, मगर उन्हें किसंदा दिखाई दे रहे थे। यशोधर बाबू किसंदा से पूछ रहे थे जो हुआ होगा से आप कैसे मर गए। किसंदा कह रहे थे भाऊ सभी जन इसी जो हुआ होगा से मरते हैं, चाहे गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, अमीर हो, गरीब हो। मरते हुए जो हुआ होगा, मरते जो हुआ होगा से ही है। हाँ हाँ, शुरू में आखिर में सब अकेले ही होते हैं। अपना तो कोई नहीं ठहरा दुनिया में, बस अपना नियम ही अपना हुआ। तो इस तरह से आपने देखा कि आज घर पहुंचने पर यशोधर बाबूजी को क्या सरप्राइज मिला और किस तरह से उनके बड़े बेटे भूषण ने और उनकी बेटी और बाकी बच्चों ने मिलकर ये उनके लिए सरप्राइज प्लान किया था कि ये उनकी 25th एनिवर्सरी थी, उनकी सिल्वर वेडिंग एनिवर्सरी थी और यहाँ पर उन्हें बहुत बड़ा सरप्राइज मिला घर जाकर, जिससे वो बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हुए और ये सारी चीजें को वो विलायती मानते थे और उन्हें समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होता था। और आगे यहाँ पर पाठ का जो थोड़ा बहुत भाग है वो हमारा शेष है, तो उसे हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। आज जो कुछ भी पढ़ा उसको घर पर एक बार रिवाइज करें और साथ ही पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर भी हम डिस्कस करेंगे। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।